कि तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है, जो तुम चाहो वो फैसला कर सकते हो। ये इख्तियार इमरान खान की जानिब से शायद ही पहले किसी अपने सियासी रहनुमा को दिया गया हो। उन्होंने बुला के उनको पास खड़ा करके अपने सारे लोगों की मौजूदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि नंबर लग चुका है। सियासी और अदालती महाज पर एक के बाद एक आपको बड़ी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं और इतनी खबरें आएंगी कि आपको लगेगा सीट बेल्ट खोल दीजिए क्योंकि अब इसका फ़ायदा कोई नहीं रहा। ये मुज़ाकरात के नाम पर पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपको व्लॉग के अगले हिस्से में बताता हूं क्योंकि अभी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं तो वो सारी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले ज़रा सा अदालती महाज की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। फिर आपको बताऊंगा कि इमरान खान के ऊपर तो एक आज फ़र्द जुर्म मज़ीद ऐड हो गई क्योंकि फ़र्द जुर्म लगने का सीज़न है ना, कभी किसी के ऊपर लग रही है कभी किसी के ऊपर। तो आज इमरान खान के ऊपर पहले GHQ हमला केस में लगी थी, आज तोशाखाना 2 केस पे आयद हो गई, उधर से शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये सब के ऊपर फ़र्द जुर्म लग रही है। अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा अदालती महाज की तरफ आ जाइए। ये 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई थी और बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि इन दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जाए। फिर ये कंट्रोवर्सी थी कि फुल कोर्ट सुनेगा या आइनी बेंच ही सुनेगा। तो अब आइनी बेंच ने सुनने का फ़ैसला कर लिया है, यानी ये जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं इनको नंबर्स अलॉट हो गए हैं। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में जैसे ही इसकी समाअत शुरू होगी तो एक बहुत सारी हलचल आपको सुप्रीम कोर्ट के आसपास से सुनने को और देखने को मिलेगी। ऑल दो कि मैं को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये पूरे का पूरा फ़ैसला उड़ जाएगा, ये 26वीं तरामीम कलअदम हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो 26वीं तरामीम के बराह रास्त बेनिफिशरी होंगे एक तरह से। तो कैसे ये सारा रिवर्स होगा मुझे मुश्किल लगता है, अनटिल अनलेस के पार्लियामेंट ही कोई 27वीं तरमीम करके इसको रिवर्स ना कर दे, तब तक बहुत मुश्किल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे करे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में दरखास्तों का फिक्स हो जाना इस टाइम बहुत डिस्कस हो रहा है। बट इससे भी आगे चलिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये कि आप इमेजिन करें कि हुमायूं दिलावर साहब, आपको उनका नाम बहुत अच्छे से याद होगा, जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा सुनाई थी, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2023 इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई थी। फिर वो फैसला कैसे ओवरटर्न हुआ, उस फैसले में क्या तजादात थे, कितना फेयर ट्रायल था या कितना जानिबदार ट्रायल था, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब उन्हीं जज साहब का नाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नामजद किए जाने वाले जजेस की फहरिस्त में आ गया है, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अब बन सकते हैं तरक्की पाने के बाद। सिर्फ वही नहीं, एक तो वो है ना जिन्होंने तोशाखाना 1 यानी तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना के इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, एक और जज साहब भी हैं जो इस टाइम तोशाखाना 2 केस का ट्रायल चला रहे हैं। आज उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर, आज उनका नाम भी शामिल किया गया है और वो है शाहरुख अर्जमन साहब। और इनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश जो है वो की गई है, या इनका नाम जो है वो नामजद किया गया है, इन दोनों जज साहिबान का। और भी बहुत सारे नाम हैं इस फहरिस्त में शामिल, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे किसने नाम नामजद किया, कौन कौन शामिल हैं, बट इन 2 के नाम भी शामिल है तो मैंने कहा आपके सामने ज़रा रख दूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए इससे भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। फिर ज़रा सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। आदिल बाज़ई का जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसे निपटा दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कल अदम करार दे दिया, यानी एक दिन पहले उसे मुअत्तल किया गया था, आज उसको कल अदम करार दे दिया है। और यूं आदिल बाज़ई अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रहे और इमरान खान का मैंडेट जो तेज़ी से छीना जा रहा था उसकी तरफ थोड़ा सा ब्रेक नज़र आया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर आज काजी फाइज ईसा साहब को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी देखी और बड़ी रेलिवेंट है ये पोस्ट कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब थे इलेक्शन कमीशन कोई केस हारा नहीं था, कि मतलब कोई ऐसा केस, कोई ऐसा आर्गूमेंट, बल्कि समटाइम्स तो हम देख रहे होते थे ना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, काजी फाइज ईसा साहब ऐसे आर्गूमेंट्स देते थे या ऐसे दलाइल में बातचीत करते थे, ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन को वकील की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं वो लुकमे दे रहे होते थे कि देखें ये चीज़, ये देखें ये चीज़।
और जो उनके अगेंस्ट या पीटीआई के वकील होते थे उनको ऐसे स्नब किया जाता था कि वो सब महसूस करते थे कि ये बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है। तो आज यकीनन इलेक्शन कमीशन के वकला ने काजी साहब को मिस किया होगा कि उनके जाते ही वो अपना पहला केस हार गए और यूं आदिल बाज़ई की नशिस्त जो है वो बहाल हो गई। अब इसमें एक और ट्विस्ट भी ये है क्योंकि जनवरी 2025 ये वो महीना है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर होना था, क्योंकि इमरान खान के दौर में 2020 में उन्हें तैनात किया गया था। एग्जैक्ट तारीख बता देता हूं, 27 जनवरी 2020 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इमरान खान के दौर में, और उसके बाद अब इनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है 26 जनवरी 2025 को। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि ये रिटायर नहीं होंगे, अपनी मुद्दत के ऊपर काम जारी रख सकते हैं जब तक कि हुकूमत नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात ना कर दे। ये 26वीं तरमीम के तहत इनको भी प्रोटेक्शन मिली है, ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि बाकी जितने मेंबरान हैं वो तब तक काम जारी रख सकते हैं जब तक हुकूमत इनका मुतबादल नहीं ले आती या इनकी जगह किसी और को तैनात नहीं कर देती। तो हुकूमत को इनसे ज़्यादा सूट कौन करेगा? दैट मीन्स कि हुकूमत काजी फायज ईसा साहब को तो नहीं बचा सकी, बड़ी कोशिशें उन्होंने की कि वो रिटेन कर जाएँ एज अ आइनी जज के सरबराह के तौर पर या सुपर कोर्ट के जज के तौर पर, वो तो मामला अलग रहा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुझे नहीं लगता रिटायर होकर कहीं जा रहे हैं, और उनके साथ दो और मेंबरान भी हैं। टोटल 4 मेंबरान होते हैं हर सूबे से एक एक, तो 2 मेंबरान भी हैं, उनकी भी रिटायरमेंट का वक्त करीब है। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपने ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बहस नज़र आएगी। अपोजिशन का अलग मुतालबा होगा, हुकूमत अलग डिफेंड करेगी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत इनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। तो 27 जनवरी 2020 को होने वाला फैसला अभी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से जो लेटेस्ट इस टाइम शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही है, जो बाज़गश्त हो रही है, बिल्कुल क्लियरली आपको बता देता हूँ। राब्ते हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, हैंडशेक हो रहे हैं, मुलाकातें भी कहीं इधर उधर हो रही हैं, लेकिन उसका खुल के इजहार नहीं किया जा रहा, अभी फ़िलहाल बताया नहीं जा रहा। ये ज़रूर है कि पीटीआई ये कहती है कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो वो किसी से छुपा के नहीं होंगे, सबके सामने होंगे और हम मीडिया के सामने, कौम के सामने इन चीज़ों को रखेंगे, कुछ भी छुपा के नहीं होगा। लेकिन शायद इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी कोई भी राब्ता हो रहा है, जो भी किसी लेवल पे जिस स्टेज पे भी है, उसको खुफिया रखा जाए। लेकिन ये इतना खुफिया भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हो रही जिसको बहुत ही खुफिया रखना है। राब्ते हल्के फुल्के शुरू हुए हैं लेकिन उस स्टेज पे नहीं गए, अभी निटी ग्रिटी तय हो रही है, यानी क़वायद ज़वाबत जो होते हैं ना, कैसे TORs बनने हैं, क्या मुतालबात इस साइड से रखने हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें अगर आपको ये देखना हो कि क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं या बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो आप इंतज़ार कीजिए किसी ऐसे दिन का जिस दिन अडयाला जेल का गेट बंद रहता है लेकिन अचानक खुले, क्योंकि पीटीआई के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से मिलना है, उनसे कुछ डायरेक्शंस लेके कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत करके फिर आगे बढ़ना है। तो अगर हुकूमत यहाँ तक फैसिलिटेट करती है कि किसी ऐसे दिन में जब मुलाकातों का दिन नहीं है और पीटीआई के लोग पहुँच गए, या किसी अनयूजुअल टाइम पर जैसे रात के टाइम गेट खुल जाए अडयाला का और मुलाकातें हो जाएँ, दैट मीन्स के मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इसमें असल प्रॉब्लम जो है इस टाइम फेस करनी पड़ रही है दोनों कैंप्स को, वो ये कि दोनों कैंप्स में बहुत सारे लोग हामी हैं मुज़ाकरात होने के, लेकिन दोनों ही कैंप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुज़ाकरात के नाम पे फिर एक दूसरे को तंज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पीटीआई ने अब मुज़ाकरात की हामी भरी के हुकूमत से बातचीत के लिए वो तैयार है, तो दूसरे कैंप से, हुकूमती कैंप से अब आवाज़ें आ रही हैं कि क्या पहले जो आप हमें चोर डाकू कहते थे अब वो दुरुस्त है, या आप उस बात से फिर गए हैं? या तो आप चोर डाकुओं से ही मुज़ाकरात करें, आप माने कि आप चोर डाकुओं से कर रहे हैं, या फिर आप हमारी जो लेजिटिमेसी है उसको तस्लीम करें। फिर वो ये भी कहते हैं कि अब चूँकि फ़र्द जुर्म आयद हो गई फैज़ हमीद साहब पे, तो 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में अब आपको और कोई राह नहीं दिखाई दे रही, तो अब आप मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानी पीटीआई के जो लोग हैं, कुछ लोग वो कहते हैं कि हमारे पास कार्ड्स अभी बाकी हैं, अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो फिर वो सिविल नाफरमानी की कॉल वाला 2 दिन के बाद ऑप्शन इस्तेमाल होगा। अब 14 तारीख उसकी डेडलाइन है, आज 12 है, तो 2 दिन ही बाकी हैं, बल्कि एक ही दिन 14 से तो वो कह रहे हैं कि हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हुकूमत के लोग कहते हैं कि आप हमारे गले में तलवारें लटका रहे हैं नाफरमानी वाली कॉल की, और ऐसे में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि आप 9 मई से बचने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, जब तक उसका फैसला नहीं होगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो रुकावटें भी बहुत सारी हैं। तो फैसला ये किया गया है कि दोनों जानिब से जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं उनको थोड़ा खामोश कराया जाए या ठंडा कराया जाए दोनों पार्टियों के लोगों में से, और उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो किरदार अदा करेगी कि भाई साहब अभी हाथ हल्का रखें, अगर बातचीत हो रही है, माहौल बन रहा है तो बनने दिया जाए। इस सारे माहौल में अगर पीटीआई को बादले नाखास्ता चाहते ना चाहते सिविल नाफरमानी की कॉल की तरफ जाना पड़ा,
तो इसका आगाज़ जो है वो शायद पाकिस्तान से बराह रास्त नहीं होगा, पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ जाएगी पीटीआई। यानी अपने यहाँ पे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि फौरी तौर पे सिविल नाफरमानी की कॉल का ऐलान करना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे माहौल उस तरह का साजगार नहीं है। 2014 के धरने में इमरान खान साहब के साथ जो मामला थे वो इस नहज के नहीं थे, या सख्ती इस नहज की नहीं थी। अभी सख्ती बहुत है, तो लोगों के साथ जो शुरू करेगा इस कॉल को, उसके साथ गवर्नमेंट किस तरह से ट्रीट करेगी, क्या होगा, ये बहुत सारे अभाव हैं। तो मेरा ख्याल है शुरुआत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हो सकती है कि उनको ये कहा जाए। लेकिन इस सारे मामले में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इमरान खान ने पूरी अथॉरिटी उमर अयूब को दी है कि तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है, जो तुम चाहो वो फैसला कर सकते हो। ये इख्तियार इमरान खान की जानिब से शायद ही पहले किसी अपने सियासी रहनुमा को दिया गया हो। उन्होंने बुला के उनको पास खड़ा करके अपने सारे लोगों की मौजूदगी में, जिस दिन GHQ हमला केस की फ़र्द जुर्म आयद हुई, उस दिन उनको कहा कि आपके पास पावर है, आपके पास इख्तियार है, आप जिससे चाहो जो चाहो मुज़ाकरात करना चाहो, आपके पास पूरा मैंडेट और इख्तियार है। तो इमरान खान ने फुल एम्पावर किया हुआ है अपनी उस कमेटी को, इसीलिए पीटीआई की लीडरशिप जो है वो अब समझती है कि उन्हें हुकूमत से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। तो देखते हैं किस करवट बैठता है ये ऊँट, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज इसी सारी सिचुएशन में एक और डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के एक पूरे ग्रुप ने पीटीआई की लीडरशिप से मुलाकात की। आज अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, यानी कौमी असम्बली के ऐवान में ह्यूमन राइट्स के कुछ मेम्बरान पहुँचे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर से, उमर अयूब, असद कैसर, जो लीडरशिप मौजूद थी, उनसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो जानने की कोशिश की। और पीटीआई ने 26 नवंबर के वाक़यात, उससे पहले अभी जो कुछ भी हुआ, वो पूरी एक रुदाद उनके सामने रखी है। तो हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का जो है ये इस हवाले से कोई रिपोर्ट शाया करे, या इस हवाले से अपनी ओपिनियन जो है वो कहीं पे जाहिर करे। तो ये भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।